नमस्कार, हमारी खास पेशकश आम बजट खास उम्मीदें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्टार जैन। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके पहले ये मौजूदा सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है जो 1 फरवरी को होगा। मतलब साफ है कि ये बजट कुछ खास होने वाला है। क्या खास सौगात लेकर आएगा ये बजट, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम सेक्टर्स के लोग जुड़े हुए हैं यहाँ, जिसमें एफएमसीजी सेक्टर्स है, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से लोग हैं, स्पोर्ट्स से हैं, ट्रैवल टूरिज़्म से हैं, तमाम जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, एमएसएमई हैं, ये तमाम वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। इन सब से जानेंगे कि इनको क्या उम्मीदें हैं कि इस बार का बजट क्यों खास हो सकता है और वो क्या उम्मीदें लगाए रखे हैं। हमारी इस खास पेशकश में सब वर्गों से हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो उन्होंने सोच रखा है क्या कुछ खास है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये खास कार्यक्रम और शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर से, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ये सेक्टर जो है ग्रो कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ मनीष राज सिंघानिया जी है जो फायडा यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की नेशनल एजेंसी है, उनके प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं। मनीष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। क्या उम्मीदें आप सोच रहे हैं कि बजट आने वाला है, क्या खास हो सकता है इस बजट में? आप देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हिंदुस्तान में जितनी कारें बिकी आज तक, साल भर में इतनी कारें आज तक रजिस्टर नहीं हुई थी। कारों और ट्रैक्टर ने एक नया आयाम, नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ओवरऑल पोस्ट कोविड जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में अच्छी रिकवरी रही है और अच्छा ट्रेंड है, और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी हेवी बुकिंग भी चल रही है। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो क्रिएट हो रहा है वो एंट्री लेवल कार्स और टू व्हीलर सेगमेंट में हो रहा है। एंट्री लेवल कार सेगमेंट लगातार गिरते जा रहा है और टू व्हीलर सेगमेंट में पूरे अगर साल भर में देखते हैं तो करीब 15% की डिग्रोथ चल रही है। तो एक बेसिक उम्मीद जो की जा रही है, एक जीएसटी के संदर्भ में की जा रही है कि आज एंट्री लेवल कार और बाइक्स में 28% जीएसटी लगता है, टू व्हीलर में उसको 18% किया जाना चाहिए, क्योंकि कार और टू व्हीलर जो है एक मोबिलिटी का एसेंशियल माध्यम है और लोगों की आम ज़रूरत के रूप में देखा जाता है इनको, तो इसको किया जाना चाहिए। दूसरा उम्मीद जो हम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर कर रहा है, आज लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को जो है टैक्सेशन स्लैब 20% 22% से मिला के हो गया है। और जो ऑटोमोबाइल डीलर्स रहते हैं अधिकतर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स रहती हैं, तो हमारा टैक्सेशन स्लैब 30 से 32% पड़ता है। तो ऐसा डिफरेंशिएशन क्यों? हम भी एक बिजनेसमैन है और लगातार इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जीएसटी, रोड टैक्स और करीब, तो इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि ये टैक्स स्लैब जो है दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। जीएसटी की बात हुई, हमारे साथ जीएसटी के एक्सपर्ट के तौर पर एडवोकेट विनय जैन मौजूद हैं, विनय लोढ़ा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे विनय, पूरे ओवरऑल स्लैब की जैसे बात की, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात की, यदि हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि आईटी रेट्स कितने कम होंगे, आईटी पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, तो टैक्सेशन खासकर जीएसटी और इनकम टैक्स, क्या आप उसके एनालिसिस करते हैं? सिंप्लीफिकेशंस की बहुत ज़रूरत है। टोटल 6 करोड़ 34 लाख एमएसएमईज़ हैं आज देश में एज़ पर एमएसएमई एनुअल रिपोर्ट, और कोविड के बाद अभी तक ये उस सदमे से पूरी तरीके से उबर नहीं पाए हैं। और जब तक ये जो बिजनेस टैक्सेस हैं, वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी हो, जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, जब तक इसका सरलीकरण नहीं होगा और जब तक ये सभी के लिए एक तरह से समान रूप में नहीं आएगा, तब तक ये जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको भारत नहीं अचीव कर पाएगा, जो बहुत अफेक्ट कर रहा है। आज एमएसएमई सेक्टर मोर देन 33% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। तो बहुत ज़रूरी है कि जीएसटी और इनकम टैक्स में समानता लाई जाए और सरलीकरण लाया जाए, जिससे कि ये जो एमएसएमई कंट्रीब्यूटर है वो और ज़्यादा बढ़े और इनका बिजनेस एक तरीके से और बेटर होता जाए और ये कोविड के सदमे से उबर पाएँ। जी चलिए, जैसा विनय ने बताया कि सबको उम्मीदें हैं कि क्या जीएसटी में सरलीकरण किया जाए, क्योंकि दोनों चीज़ें, चाहे इनकम टैक्स की बात कर लें या जीएसटी की बात कर लें, और मार्केट की एक भी बात कर लेते, क्योंकि बजट आता है उसका असर सीधा मार्केट पे पड़ता है। हमारे साथ अतुल शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर हैं, कि वो क्या एनालिसिस करेंगे इस मार्केट का, पूरा क्या कहेंगे, बताइए। मार्केट जो है वो पॉजिटिव वे पे एक बार लग रहा है, लेकिन जो इस बार बजट में मेनली जो है, अगर कच्चे तेल और यहाँ पे बैंकिंग प्रणाली में थोड़ा बहुत भी सुधार होता है और पूरा राजकोषीय घाटा कम करने पे उनकी नज़र है, तो पूरी उम्मीद है कि सीता मैया मार्केट के लिए पॉजिटिव सोच रही हैं और इन्वेस्टर भी पॉजिटिव है। मार्केट थोड़ा सा करेक्शन जरूर ले रहा है, लेकिन वो पॉजिटिव साइन ही दे रहा है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बजट काफ़ी हद तक
बेनिफिट की ओर जाएगा। लेकिन पिछले बार हम देखे हैं कि जब बजट आया था तो उस समय मार्केट सेम डे थोड़ा सी क्रैश हुआ था, हालांकि फिर बाद में संभला है। तो ये ट्रेंड क्या कहता है आपको? ये ट्रेंड ये कह रहा है कि पिछली बार ना अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी थी, लेकिन कोविड के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं नए नए, वो एकदम पॉजिटिव, और इंडिया मेरे ख्याल से तो पूरा की पूरा पॉजिटिव सा ही नहीं दे रहा है। चलिए, जिस प्रकार से बता रहे हैं शेयर एक्सपर्ट है, मार्केट एक्सपर्ट हैं कि बजट के बाद थोड़ा सी मार्केट डाउन होता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पिछले साल से संभला है। क्या उम्मीद है फार्मा सेक्टर लगा के रखा है, वो बात करेंगे। विनय कृपलानी जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं क्या उम्मीद लगा रखे हैं। फार्मा सेक्टर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है और खासकर कोविड के बाद देखा जाए तो सबकी नजरें थी, ऐसा कहा जा रहा था कि फार्मा को बड़ा बूम मिला है। क्या आपको लगता है कितना असर हुआ है और अब क्या उम्मीदें हैं बजट में? देखिए, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि कोविड के समय में जो एक अफरा तफरी मची थी दवाओं को लेकर, वो केवल भारत में नहीं थी बल्कि पूरे विश्व में ही थी। तो बल्कि हमने जो यहाँ पे दवा की जो नेटवर्क था यहाँ पर, उसको हमने भलीभांति यूज़ किया है और दवाओं की उपलब्धता लगातार बनाई उस समय कोविड के दरमियान। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ कि जो कुछ डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ऑक्सीमीटर होता है, जो पहले कोई जानता नहीं था, उस समय ऐसी डिमांड बढ़ गई थी कि हर व्यक्ति अपने घर में 1-2 ऑक्सीमीटर रखना चाह रहा था। और मैं आपको बताऊँ कि ये जो डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ये भारत में बनते नहीं हैं, आज भी नहीं बन रहे हैं, आज भी ये इंपोर्ट होकर ये केवल यहाँ पर असेंबल हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि बजट में ऐसे प्रावधान लाए जाएँ, ऐसे सरकार इसकी ओर ध्यान लगाए कि इसका प्रोडक्शन भारत में हो और जैसे इनकी आगे कभी ज़रूरत हो तो आसानी से उपलब्धता हो जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो दवा के क्षेत्र में जो विसंगतियाँ हैं, तो उस पर सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि देखिए, जो एक विसंगति की आपने बात की, मैं सबसे बड़ी बात कर दूं, आज सबसे बड़ी विसंगति जो प्राइसिंग को लेकर है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, विसंगति उसी पे कहना चाहता। आपने खुद महसूस किया होगा, सोशल मीडिया पे एड्स आते हैं 50% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट। ऐसा क्यों है? सरकार को इस पे खुद ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए कि एक दवा एक दाम, एक देश है हमारा, तो एक पूरे भारतवर्ष में एक दवा एक दाम पर ही मिलनी चाहिए, ना कि अलग अलग कीमतों पे और ना ही अलग अलग डिस्काउंट्स पर। तो इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, ई-कॉमर्स से ऑनलाइन फार्मेसीज जो ऑपरेट हो रही हैं, वो भी पूरी तरह से गलत तरीके से ऑपरेट हो रही हैं। उसके 2 मुख्य कारण हैं। देखिए, दवाओं का जो एक भंडारण का एक स्टोरेज का एक तरीका होता है, जो हम दवा जो दुकानदार होते हैं उसे स्टोरेज जो करते हैं, उसे सही तापमान पर सही तरीके से उसका स्टोरेज करते हैं। और जो इसको डिस्पेंस की जाती है दवाएं, जब भी दवाओं का डिस्पेंस किया जाता है, जब प्रेस्क्रिप्शन लेके कोई भी उपभोक्ता दवा दुकानदार के पास पहुंचता है, तो उसे जो डिस्पेंस करता है, दवा विक्रेता जो डिस्पेंस करता है, वो एक प्रशिक्षित फार्मासिस्ट होता है, ना कि कोई अन्य ऐसे व्यक्ति। जबकि ऑनलाइन से जो दवाइयाँ आती है, वो आपको नहीं मालूम कि कहाँ से आ रही हैं, कौन उसको डिस्पेंस कर रहा है और किस ट्रांसपोर्ट मोड से आ रही हैं। मतलब एक ठोस पॉलिसी की आवश्यकता यहाँ महसूस की जा रही है प्राइसिंग को लेकर और सेलिंग को लेकर। एजुकेशन सेक्टर पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी जी मौजूद हैं, क्योंकि एजुकेशन को लेकर भी गवर्नमेंट जो है काफ़ी सक्रिय है और काफ़ी सीरियस है। क्या उम्मीदें लगा रखें सर, किस प्रकार का बजट होना चाहिए जो खासकर एजुकेशन पे फोकस किया जाए? पिछले हमने कुछ समय से देखा है कि लगातार फोकस किया जा रहा है एजुकेशन पे, तो क्या उतना पर्याप्त हो पाया जैसा होना चाहिए था? यदि देखा जाए तो ये लगभग एक आखिरी बजट है इस गवर्नमेंट का। हाँ, इसमें एक विसंगति ये है कि जीडीपी का 3% जो है वो शिक्षा पे खर्च किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि 6% होना चाहिए। अगर हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं तो कम से कम 1 साल में 1% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसका मतलब करीब 3 साल में डबल हो जाना चाहिए ये खर्च जो है। तो 1 लाख करोड़ अगर आज खर्च कर रहे हैं तो 3 साल में 3 लाख करोड़ होना चाहिए, हम ये अंदाज़ा लगाना चाहिए। दूसरी बात है, चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है और लागू होने वाली है अगले साल से, तो खर्चा बढ़ेगा, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटाइजेशन है। प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स की घोषणा की गई है, क्योंकि राज्यों ने इतना अच्छा काम कर दिया कि प्रधानमंत्री को लगता है कि केंद्र को भी कुछ करना चाहिए। इसका मतलब बजट में भारी बढ़ोतरी दिखेगी। कुछ विसंगतियां और हैं कि जैसे कोविड के बाद एडटेक बहुत बढ़ा है, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में बढ़ गया है, तो उस पर जो जीएसटी लागू है वो मुझे लगता है कि जायज़ नहीं है, क्योंकि वो स्कूलों की मदद कर रहे हैं और स्कूल में जीएसटी लगता नहीं। चलिए, स्कूलों पर ज़्यादा खर्च होगी, बजट प्रावधान किया जाएगा, ऐसे एक्सपेक्टेशन से। रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग की गवर्नमेंट बात करती है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उस पर लेकर आ रही है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर। हमारे साथ मृणाल गोलछा जी मौजूद हैं, जो रियल एस्टेट हैं, रियल्टर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, जिस प्रकार से गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करती है, प्रोजेक्ट्स लाती है, उसके बाद जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है, क्या आपको लगता है कितना वाइबल है और अभी मौजूदा सिनेरियो में क्या उम्मीदें, किस चीज़ पर फोकस किया जाना बहुत ज़रूरी है?
देखिए, आज का जो एस्टिमेट है 2040 तक रियल एस्टेट 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बन जाएगा इंडिया में। और आज करंटली अगर देखें तो 2025 तक 13% ऑफ द जीडीपी रियल एस्टेट सेक्टर से ही आने वाला है। रियल एस्टेट सेक्टर इन इटसेल्फ 5.5 करोड़ लोगों को जॉब्स देता है, नौकरी देता है। तो एंड ये तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट जो इंडस्ट्रीज़ हैं, करीब 3,000 इंडस्ट्रीज़ हैं इंडिया में जो रियल एस्टेट सेक्टर के बलबूते पे ही चल रही हैं, तो उनके भी एम्प्लॉयमेंट बहुत है। तो इन कंडीशंस में फॉर द ग्रोथ जो 6 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है आज हमारी, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को रियल एस्टेट सेक्टर पे खास ध्यान देना चाहिए। उन्होंने पिछले कुछ सालों में दिया भी था, स्पेशली जो उन्होंने PMAY योजना के अंतर्गत में CLSS जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी फर्स्ट होम बायर्स के लाई थी, उसमें करीब 1.25 करोड़ रहवासियों ने उसका लाभ उठाया। एंड स्पेशली नॉन मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए की अगर सब्सिडी दी जा रही है, तो मोटा मोटी उनका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट उसमें निकल जा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी योजना थी। तो PMAY को वापस लागू करना चाहिए एटलीस्ट फॉर अनदर 3 years, उससे कम तो होना नहीं चाहिए ये। 80IBA के अंतर्गत जो अफोर्डेबल हाउसिंग को एक सब्सिडी दी गई थी जिसमें इनकम टैक्स नहीं लगता था डेवलपर को, वो ख़त्म हो गया पिछले साल। उसको वापस लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ा बूस्ट है अफोर्डेबल सेक्टर में काम करने के लिए। अफोर्डेबल सेक्टर में आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है रॉ मटेरियल प्राइसेस। आज रॉ मटेरियल प्राइसेस इतने ज़्यादा तेज़ हो गए हैं, और चाहे वो इंटरनेशनल रीजंस के कारण हो गए होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज इंडियन इंडस्ट्री को अगर सपोर्ट करना है तो उनको इंडियन इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल है, स्पेशली स्टील, सीमेंट, ये चीज़ों को एट इफेक्टिव रेट्स अवेलेबल कराना चाहिए। GST इस बजट का पार्ट नहीं है, बट GST हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रहता है। तो GST में स्टील पे जैसे 28%, सीमेंट पे 28% GST लगती है, विच इज़ वेरी हाई, तो उसको रैशनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक अफोर्डेबल सेगमेंट को अगर बूस्ट करना है तो उसको इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि इसके कारण ही बैंक लोन सस्ते हो पाएंगे कर्मचारी हैं, उनको भी बड़ी उम्मीदें रहती बजट से। धर्मराज महापात्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज़ हैं जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, LIC को आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लगता है बजट से किस प्रकार से हो सकता है पिटारा आप लोग के कर्मचारियों के लिए? ये हमें तो जो है, अगर उस हिसाब से देखें तो पिछले कई बजटों में जो उम्मीद देश के वर्कर्स ने, वर्किंग क्लास ने, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने हो या कोई भी एम्प्लॉय एज ए होल, उन्होंने जो उम्मीद लगाई उसमें तो निराशा ही मिली है। उसका केवल एक ही उदाहरण मैं आपको देख रहा हूँ कि इस सरकार ने EWS के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके, उनके लिए जो रिजर्वेशन का डिक्लेरेशन दिया है, उसमें कहा कि जिसकी वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है, कम है, उनको सबको EWS के रिजर्वेशन का हिस्सा बना दिया। लेकिन जहाँ तक एम्प्लॉयज़ का सवाल है, उन्होंने कोई टैक्स रिबेट नहीं दिया है। 2 लाख रुपया के बाद जो भी सेविंग्स है उस पर जो है 30%, 20% के स्लैब में इनकम टैक्स दिया जा रहा है, और ये बिल्कुल अनुचित है। तो इसीलिए जो है, अगर मान लीजिए टैक्स को रिवाइव नहीं किया जाएगा तो कोई बात नहीं जमेगी। तो जो वेतन मिलता है उसको महंगाई के अकॉर्डिंग जो टैक्स है उसमें निश्चित रूप से पिछले 7-8 सालों से कोई स्लैब में चेंजेस नहीं आए हैं, तो ये चेंजेस जो है ज़रूरी है, तभी जो कर्मचारी है उसको अपने घरेलू जो खर्च हैं, पढ़ाई लिखाई है और उसका अपना लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको थोड़ा सा सुधारने में सहूलियत होगी। देखिए, केंद्र सरकार रोटी कपड़ा मकान की बात करती है स्टार जी। रोटी कपड़ा मकान पिक्चर में था, बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई। हमारे महापात्र जी ने विस्तार से कह दिया, महंगाई पर नियंत्रण होना चाहिए। गैस सिलेंडर है, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, रोज बढ़ रहे हैं, और हमारे जो NPS और OPS में फंसा दिया केंद्र सरकार ने पूरे हिंदुस्तान के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के NPS का अरबों रुपए। अकेले छत्तीसगढ़ का 17,240 करोड़ रुपया NSDL कंपनी रख ली है, और दोनों पार्टी लड़ करके, दोनों सरकारें लड़ करके कर्मचारियों को बोलती हैं कि हम आपका पुराना पेंशन दे रहे हैं। बेरोजगारी की बात करिए, बेरोजगारी जो है बोलते हैं, क्या बजट में क्या उम्मीद है, इस पर हम बात करें यदि, तो ये सब समाधान कैसे हो सकता है? क्या चीज़ प्रावधान करनी चाहिए गवर्नमेंट को जिससे जो समस्याएं आप बता रहे हैं उनका समाधान निकल सके?
बता रहा हूँ ना, महंगाई कम करें आप। गैस सिलेंडर का जीएसटी जो है पूरा बंद हो जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, आप एक प्लेट सब्जी खरीदने जाइए, 100 रुपए का सब्जी का 112 रुपया बिल लेता है। 6 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का, 6 रुपया स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी। बच्चा घर में है तब से लेकर मरते तक जीएसटी लिया जाता है। हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है 24 घंटा काम करता है। हम तो बोल रहे हैं सेना के जवानों का भी बजट बढ़ना चाहिए। जिस हिसाब से बॉर्डर में देश की स्थिति है, सेना के बजट में वृद्धि होनी चाहिए। हमारे बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। हमारी महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिलते हुए घर में जो गृहिणी है उनका बजट को कंट्रोल करना चाहिए, तभी वास्तविक बजट होगा। लेकिन 4 साल से मोदी जी के हमने विश्वास नहीं किया है, अभी भी कोई उम्मीद नहीं है। और उम्मीद नहीं है तो 2023 के चुनाव में आप देखना कि इसका परिणाम क्या होगा। क्या लगता है बजट से क्या उम्मीदें आपको है? जैसे हर आम नागरिक की रहती है, महिलाओं को भी वही रहती शिकायत जो महंगाई की रहती है। और जब गृहस्थी की बात आती है तो नेचुरली आप चाहे गैस सिलेंडर हो, चाहे आपका प्रोविजंस रहते हैं, वो महंगाई बहुत काउंट करती है, आपके बजट को हिला देती है। वो तो एक चीज़ आपसे बात करना चाहूँगा, कानून बहुत बना है महिला सुरक्षा के लिए, पिछली कुछ घटनाएं हुई हैं, उसके बाद कुछ कड़ाईपन आया है, लेकिन क्या लगता है ये पर्याप्त है कि सरकार को कुछ और कदम उठाने होंगे? ये पर्याप्त मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि आप कितना भी लॉ एंड ऑर्डर आप स्ट्रिक्ट करिए, पर आपको शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है। और एक ऐसा सोसाइटी फॉर्म करना ज़रूरी है, जो सरकार की भी वो है, एक जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर्स के साथ साथ आपके जब महिलाओं में कॉन्फिडेंस डेवलप करे, आपके पुरुषों के में एक अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप करवाए कि महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और महिलाओं को खुद ये समझना चाहिए कि हम कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ कराना ज़रूरी हो गया है। सुरक्षा की बात आई है, जवाहर सर आपके पास आऊँगा, मैं एक सवाल आपसे रिलेट किया हुआ है। बच्चों की एजुकेशन की बात आ रही है और ये देखने को मिला है कि क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ा, उसमें छोटे बच्चे बहुत हैं। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो माता पिता जो घर में 8 घंटे देते हैं वो शायद बच्चों को बहुत समय नहीं देते हैं, और बच्चों को ज़रूरत रहती है प्यार की या इमोशनल इसकी ज़रूरत रहती है, वो शायद माँ बाप जो खुराक देनी चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। स्कूलों में व्यवसायीकरण की वजह से जो इमोशनल कोशेंट है बच्चों में वो नहीं देता, अपनी पाठ्यक्रम पढ़ा देते हैं, बाकी बच्चे ट्यूशन में जाके पढ़ते हैं। ये दोनों की कमी की वजह से जो बच्चे बढ़ रहे हैं वो मोबाइल के बच्चे या अगर गेम्स की वजह से वो एग्रेसिव हो जा रहे हैं, और इसी वजह से कानून या क्राइम में थोड़ा सा फ़र्क आता है। इन गेम्स पे अगर कंट्रोल किया जा सके, जो पबजी वगैरह हैं, सरकार कोशिश करती है, मगर बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए हैं और माँ बाप का साया है नहीं ऊपर, इसलिए ही होता है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे मितुल जी, बजट को लेकर क्या उम्मीदें आपको लगता है? कृषि क्षेत्र में इस वर्ष केंद्र सरकार ने 2,30,000 करोड़ पे खाद सब्सिडी दी है, इसके लिए उनका साधुवाद। पूरे विश्व में खाद की कीमतें अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है यूक्रेन और रूस के वॉर के स्टार्ट होने के बाद। तो यह सब्सिडी किसानों के लिए पुनः जारी रहनी चाहिए, इस पर कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो 65,000 करोड़ पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिया जा रहा है, उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। एवं जो अनुदान के रूप में 19,000 करोड़ का केंद्र सरकार ब्याज सब्सिडी दे रही है, उस पे भी थोड़ी सी राहत और किसानों को अधिक मिलनी चाहिए। एवं वर्तमान में कीटनाशकों के ऊपर किसानों को 18% जीएसटी देना पड़ता है, यदि उस पे भी थोड़ा सा विचार करके जीएसटी कम हो तो निश्चित इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। कुछ प्रयास करने चाहिए कि हर स्टेज में हर क्रॉप वाइज क्लस्टर बने और क्लस्टर वाइज वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट की व्यवस्था हो, जिससे किसान को एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस इन फसलों पे नहीं है, सब्जियों पे और फलों पे, तो एक मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस तो नहीं दे पा रहे हैं सरकार, लेकिन इस पे ये तय हो जाए कि किसान को नुकसान नहीं होगा। यदि कीमतें कम है तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स में उनके फल एवं सब्जियाँ प्रोसेस हो जाएगी। मतलब साफ है कि प्रोसेसिंग पे ज़्यादा फोकस करना होगा, तभी किसानों को उनकी कीमत दिला पाएगी सरकार। अब हम बात करते हैं एमएसएमई की। देश का एक और बहुत बड़ा सेक्टर है जो माइक्रो लेवल पे गवर्नमेंट को काफ़ी कुछ मदद करता है बूस्ट अप करने के लिए। नीलेश मुंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी स्टील सेक्टर से बिलोंग करते हैं और मिनी स्टील प्लांट्स को लेकर जो देश में अर्थव्यवस्था को काफ़ी कुछ रोजगार प्रदान करता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, उसको लेकर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे, एमएसएमई सेक्टर की बात कर लें या फिर मिनी स्टील प्लांट्स की बात करें, क्योंकि स्टील एक ऐसा कोर सेक्टर है जिसपे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कुछ निर्भर करती है। बजट को लेकर क्या उम्मीदें आपकी?
बजट को लेके बहुत सारी उम्मीदें हैं एमएसएमईज़ की। आज जितनी भी इंडिया में एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ है 1/3 अपना जीडीपी का देती है। इंडिया का 1/3 जीडीपी एमएसएमई से रिकवर होता है। तो हमारी ये उम्मीदें हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है उस पर थोड़ा फोकस और बढ़ना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस बढ़ेगा और उनका बजटाइजेशन बढ़ेगा उतना एमएसएमईज़ का जो ऑक्सीजन लेवल पे अभी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ है वो थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल से डाउन हो जाएंगे, क्योंकि पोस्ट कोविड से 2 साल से देखें तो जितने प्लांट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, सब ऑक्सीजन लेवल पे जी रहे हैं, क्योंकि आज उनका ओवर प्रोडक्शन है और उनका जो मटेरियल है वो कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोल एक बहुत हाई प्राइस लेवल पे पहुंच गया है, आयरन और हाई प्राइस लेवल पे पहुंच गया। जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं अगर उन पे भी फोकस किया जाए, कुछ प्राइस पे मिनिमाइजेशन कैसे अपन मिनिमाइज़ कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स पे कैसे मिनिमाइजेशन हो सकता है, अगर ये सब फोकस किया जाएगा तो आज स्टील सेक्टर भी थोड़ा सा एक रेट्स डाउनफॉल आएंगे। तो जो यूथ्स हैं जो आज एमएसएमईज़ पे फोकस हैं उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल मिलेगा और इंडस्ट्री ग्रो करना शुरू कर देगी। एक्चुअली नए अभी जो मुद्रा लोन जो प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा रही है उसको और अमाउंट थोड़ा बड़ा कर देना चाहिए और युवाओं का जो नए एंटरप्रेनर है उसके लिए मतलब एक स्पेशल इकोनॉमी जोन जो जैसे ट्रीट करती है गवर्नमेंट वैसे एक जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना चाहिए और वहाँ पे उसको मौका देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़े। हमारे साथ भरत जैन जी मौजूद हैं जो DRUCC मेंबर भी हैं। क्या लग रहा है किस प्रकार से सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि इस समय देखा जाए यदि हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हालांकि बजट देश भर का है लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे रेल को लेकर काफ़ी कुछ समस्याएं हैं। नेशनल लेवल पे क्या उम्मीदें होनी चाहिए पॉलिसीज़ का, खासकर सीनियर सिटीजन के कंसेशन की बात करें वो बंद है या तमाम प्रकार के जो कंसेशंस मिलते हैं वो बंद है। क्या लगता है आपको बजट में क्या प्रावधान होने चाहिए? मोदी जी का विजन जो है ना वो बिल्कुल फ्री में देने का नहीं लगता कहीं से भी। अब वो जो कंसेशन था सीनियर सिटीजन का वो बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि जब आदमी सीनियर सिटीजन हो जाता है तो उसके पास इतनी इनकम नहीं रहती कि वो ज़्यादा पैसा पे करके अपने कोई कार्य कर सके। ट्रैवल एंड टूरिज्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है और कोविड के बाद सबकी नज़र उस पर भी थी। हमारे साथ कौशिक जी मौजूद हैं। क्या लगता है ट्रैवल टूरिज्म की यदि हम बात करें? जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था कोविड के टाइम पे और उसको रिकवरी में अभी टाइम लग रहा है। और यदि देखा जाए तो भारत में और वर्ल्ड वाइड 10 में से 1 आदमी इस सेक्टर से जुड़ा होता है। यानी भारत की बात करें तो लगभग 10 से 12 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। और यदि हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो GST का जो स्लैब है वो थोड़ा सा ठीक किया जाए और जो इनपुट कलेक्शन होता है उसमें भी अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि सामने वाले ने अपन ने भर दिया है और सामने वाले ने नहीं भरा है तो हम नहीं ले सकते, तो वो कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा ठीक किया जाए। और बात होती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। यदि हम एयरपोर्ट्स रोड्स की बात करें तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, पर जो फ्लाइट के फेयर्स होते हैं वो कंपटीशन के कारण थोड़े से बढ़े हुए हैं। तो यदि वो कंपटीशन आएगा तो फ्लाइट के फेयर्स कम होंगे और नॉर्मल पब्लिक ट्रैवल कर पाएगी। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि रायपुर या छत्तीसगढ़ के सेक्टर से और सेक्टर्स पब्लिक फ्लाइट जो हैं उनको बुलाया जाए ताकि कंपटीशन बढ़े और पब्लिक को उसका फ़ायदा मिल पाए। चलिए, कंपटीशन बढ़ना चाहिए देश में, मतलब कुल मिला के नंबर ऑफ ऑपरेटर्स है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो फ़ायदा आम पब्लिक का ही होगा। ई व्हीकल की हम बात करें उस पर क्या कहेंगे आप, उस पर क्या उम्मीद है? क्योंकि हमारे पास प्रमोट करी गवर्नमेंट, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि बैटरी की, वो हमारे पास बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी के साथ आप पेट्रोल या डीजल नहीं खरीदते, वैसे ही जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ बैटरी कंपल्शन नहीं रहना चाहिए। बैटरी का सेटअप जो है अलग रहना चाहिए, उसकी कंपनीज अलग आनी चाहिए। जब भी आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो तो आप तुरंत जो है बैटरी दे के एक चार्ज बैटरी ले सकें कहीं पर, ऐसी सुविधा गवर्नमेंट को लाना चाहिए। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप देखेंगे ऑलरेडी 3 व्हीलर में करीब 55% जो गाड़ियाँ बिक रही हैं वो अब इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। 2 व्हीलर में करीब 6% गाड़ियाँ जो बिक रही हैं वो इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं। कार में तो अभी शुरुआत है, नई अभी मॉडल्स आने की हैं, अभी सिर्फ 1-2 कंपनी मौजूद है, पर आने वाले सालों में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है बैटरी की कीमत, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेजर कंपोनेंट 40% कॉस्ट जो होती है बैटरी की होती है। तो अगर ये बैटरी को जो है ये सर्व सुविधा रूप में अगर सब जगह जैसे फ्यूल स्टेशन रहते हैं वैसे ही चार्ज बैटरी स्टेशन अगर मिलेंगे तो आज कस्टमर को जो आज बैटरी कार खरीदने में या बैटरी व्हीकल खरीदने में कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो वो कम हो जाएगी। और ये बैटरी की जो एक सोच है केंद्र सरकार की कि हमारी एक सर्टन परसेंटेज ऑफ गाड़ियाँ बैटरी की होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में बहुत आसानी होगी। ये चीज़ देखने को मिला है कि बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने बनाए,
लेकिन वो एक प्रकार से डंप हो गए हैं, क्योंकि या तो अलॉट नहीं हो पा रहे हैं या लोग वहाँ नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या ड्रॉबैक हो सकता है और इसमें क्या प्लानिंग में पॉलिसी बनानी चाहिए कि दोनों चीज़ें हो सके, लोगों का अलॉट भी जल्दी हो और लोग शिफ्ट भी हो जाए वहाँ पर? आई थिंक जो आज की सिचुएशन में आप ठीक बोल रहे हैं कि बहुत घर बने हैं और वो अलॉट नहीं हो पाए, और उसके रीजंस बहुत हैं, बहुत पॉलिटिकल रीजंस भी होते हैं। कई बार ऐसी जगहों पे घर बन जाते हैं जहाँ पे आदमी जाके रहना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि उसकी जो वर्क प्लेस है वहाँ से बहुत दूर हो जाती है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। तो गवर्नमेंट को जो अफोर्डेबल हाउसिंग या EWS LIG हाउसिंग स्पेसिफिकली जो पॉलिसीज़ है उसमें प्राइवेट पार्टनरशिप लेनी चाहिए। आज गवर्नमेंट के पास में छत्तीसगढ़ में ही अगर बात करें तो रायपुर में बात करो तो करीब मोर देन 60-70 एकर्स लैंड गवर्नमेंट के पास में EWS की पड़ी हैं, और जिसको वो प्राइवेट प्लेयर्स को अगर देगी तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट्स किक ऑफ हो जाएंगे। और जब प्राइवेट प्लेयर एंटर करता है तो फिर वो एज अ सर्विस प्रोवाइडर एंटर करता है। जब सर्विस प्रोवाइडर की तरह एंटर करेगा तो फिर लोगों की शिफ्टिंग और आसान हो जाती है। तो मेरे को लगता है प्राइवेट पार्टनरशिप एक बहुत अच्छा जरिया है अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करने का। PPP मोड पे जाना होगा हाउसिंग में भी, मृणाल जी का कहना था। क्या लगता है साहब, बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, किस प्रकार का बजट हो सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट का एक प्रकार से देखा जाए तो फुल बजट की हम बात करें तो ये आखिरी बजट है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने लोकसभा, तो पूरी तरीके बजट नहीं आएगा, तो फुल बजट यही बजट है। क्या लगता है आपको? देखिए, हम लोग तो गवर्नमेंट सेक्टर से हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो इनकम टैक्स लगता है कर्मचारियों को वो नहीं लगना चाहिए कि मजदूरी पर आप श्रम का दाम दे रहे हो और उस पर फिर इनकम टैक्स लगा रहे हो। ये इसको बंद होना चाहिए, और नहीं हो सकता है तो कम से कम रेंज इतना ज़्यादा हो कि क्लास 3 एम्प्लॉइज, क्लास 4 एम्प्लॉइज इससे बच सकें। आप क्या कहेंगे, बजट से क्या उम्मीदें हैं, बताइए आपको? बजट से उम्मीद ये है कि शासन को जो है हमारे जो कर्मचारी है उनको ध्यान रखते हुए जो उसका स्लैब है, इनकम टैक्स का स्लैब है, उसको चेंज करना चाहिए और जो कर्मचारियों की मांग है उनको पूरी करनी चाहिए। क्या लग रहा है किस तरफ फोकस रहेगा गवर्नमेंट का पूरी तरीके से? सर, आयकर में तो छूट मिलना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन है, SCDG है, और 2.5 लाख जो छूट है उसको 5 लाख हो। थोड़ा सा कर्मचारी अधिकारियों को राहत मिलनी चाहिए। रीजनल सिनेमा को भी फोकस करना चाहिए सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप ये कह रहे हैं? एब्सोल्युटली, क्योंकि छत्तीसगढ़ सिनेमा भी जो है ग्रोइंग स्टेज पर है। यहाँ भी बहुत सारी फिल्में जो है नेशनल अवार्ड पे गई थी, लेके भी आई हैं। कुछ एक सिनेमा ने तो बड़ा ज़बरदस्त जो है कलेक्शन वाइज परफॉर्मेंस दिया है। और जब तक टिकट्स पे GST का जो सरकार का यहाँ पर लिया जा रहा है, अगर उसको कम करती है तो वो निश्चित तौर पर इस इंडस्ट्री में रोजगार के अवसर आएंगे और व्यूअर्स बढ़ेंगे। चलिए, स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कविता जी। उनसे पहले हमने गृहिणी के तौर पर बात की थी। अभी स्पोर्ट्स को लेकर वो क्या सोचती हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, मेडल्स भी गवर्नमेंट की वजह से प्लेयर्स लेकर आए हैं। क्या लगता है मौजूदा सिस्टम काम कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है? और जो बजट आने का है, क्या उम्मीदें लगा रखी हैं आप लोग स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के तौर पर यदि बात करें तो? स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में सबसे आखिरी में सोचा जाता है हमारे देश में, और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रहती हैं कि हर खिलाड़ी जो भी चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाए वो जीत कर ही आए। पर उस जीत के लिए उसे क्या करना पड़ता है या उसको कितना उस पर एक्सपेंसेस होता है, इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। लास्ट ईयर 300 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ था, अगर अब बजट की बात कहेंगे तो उसमें आपने देखा है कि चाहे वो खेलो इंडिया उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, चाहे वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स यहाँ कराया है, उसमें हमारे देश के खिलाड़ियों ने बहुत नाम कमाया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है हमारे देश में। और जब बजट में मैं सबसे चाहूँगी कि हमारी जो स्पोर्ट्स इंडिया में है उसमें वो एक इंडस्ट्री के रूप में भी काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रोडक्शन होने लग गया है। और जब प्रोडक्शन यहाँ से होता है, रॉ मटेरियल्स बाहर से आते हैं, चाहे इक्विपमेंट्स आते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत हाई रहती है। तो एक आम खिलाड़ी जो रहता है वो उसको ख़रीदने के लिए सक्षम नहीं रहता है। और तो मैं चाहूँगी कि सब्सिडाइज रेट सेट करें, इम्पोर्ट ड्यूटी हटाए, ताकि वो जो प्लेयर जो ग्रास रूट लेवल से एक नेशनल लेवल तक पहुँच रहा है वो ईजिली पहुँचे। नए नए यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं अपने स्टार्टअप्स लेके, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं जा पा रहे हैं जहां वो उम्मीद कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट से बड़ी सपोर्ट की उम्मीद रहती है। देखिए, जो भी आज के यूथ हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मार्केट में आ रहे हैं, अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपना एक पूरा बिजनेस आइडिया मॉडल लेके आ रहे हैं, उनको सबसे बड़ा एक मेन जो सपोर्ट रहता है वो रहता है फाइनेंस का। पर एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर इम्प्लीमेशंस नहीं हो पा रहे हैं।
वो कहाँ जाएं, वो दर दर भटक रहे हैं। अगर एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से, एक स्टार्टअप के ऊपर स्कीम आ जाए कोई अच्छी कि हम आपको इतना मदद करेंगे, हम आपके आइडियाज़ सुन के हम आपके बिजनेस को इतना सपोर्ट करेंगे, मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट में अच्छा कोई स्कीम निकाल दे, तो एक बहुत बड़ा सपोर्ट स्टार्टअप के ऊपर, आइडियाज़ को मिल जाएगा यूथ को। गवर्नमेंट को ऐसा कौन सा कदम उठाना चाहिए जिससे सबकी बातें पूरी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, जीएसटी की बात कर रहे हैं, प्राइसिंग को लेकर बात कर रहे हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है। जैसा कि दीदी ने बोला कि पॉलिसीज़ बहुत बनी हुई हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन हर लेवल पे पूरा नहीं हो पा रहा है। हम एमएसएमईज़ को लेकर बात कर लें कि पॉलिसीज़ बहुत हैं, समाधान स्कीम है जिसमें आज कोविड के बाद 25,000 करोड़ की रिकवरी के लिए एमएसएमईज़ ने फाइल कर दी हैं, पर वो क्योंकि पार्ट टाइम बॉडीज़ है एमएसएमई काउंसिल, से उसको फुल टाइम बनाया जाए और ट्रेडर्स को उससे बाहर रखा गया है, तो ट्रेडर्स को उसके अंदर लाया जाए कि ट्रेडर्स के साथ ये सौतेलापन व्यवहार क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द एमएसएमईज़ ट्रेडर्स हैं, और जो पॉलिसीज़ अधूरी हैं उनको पूरा किया जाए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन होगा तब वो चीज़ें आगे जा पाएंगी। और जो मध्यम वर्ग है, जो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ठीक बोला कि मध्यम वर्ग के पास जाओ, उनकी ज़रूरतें समझो, तो जब तक मध्यम वर्ग की ज़रूरतों को समझकर काम नहीं किया जाएगा तब तक ग्रास रूट लेवल से उठकर जो पॉलिसीज़ हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी आवाज़ों को सुना जाए और उन तक पहुंचकर उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। प्लस एक और चीज़ है कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ गोल्ड, तो आज की डेट में आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा एक गोल्ड जो है वो इंडिया में स्मगल होकर आ रहा है। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा कस्टम ड्यूटी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब स्मगल होता है तो जो नेशनल सिक्योरिटी भी अफेक्ट होती है, कहीं ना कहीं आर्मी भी इन्वॉल्व होती है उन सब चीज़ों में। तो अगर वो इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाए तो एक एक जो कैश इकनॉमी है वो पक्के के रूप में आएगी, वो वाइट इकनॉमी में आएगी, प्लस ये स्मगलिंग भी घटेगी, विच विल गिव अ वेरी बिग बूस्ट टू द इवन द मिडिल इनकम हाउसेस, बिकॉज मिडिल इनकम बहुत बड़ा एक तबका है जो कि गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। सो ऑल दीज थिंग्स नीड्स टू बी टेकन केयर, इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल फॉर बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। फार्मा सेक्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपको, लास्ट में पूछने थे हम। देखिए, जो मैंने पहले कैसे इम्प्लीमेंटेशन की बात चल रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो गवर्नमेंट की टैगलाइन है, बहुत अच्छी बात है, सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि धरातल पे ऐसा है नहीं। जीएसटी में जो विसंगतियां हैं उसका भुगतान हमको करना पड़ता है। जैसे मैं कहूँ कि दवा तो कोई आवश्यक वस्तु है, कोई विलासिता की चीज़ नहीं है, इस पर तो मैं कहूँगा जीएसटी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ कि दवा जैसी दवा पे भी 4 प्रकार की जीएसटी लगती है। दवा पे 0% जीएसटी भी है, दवा पे 5% जीएसटी भी है, दवा पे 12% जीएसटी भी है, दवा पे 18% जीएसटी भी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को हमने बार बार रिक्वेस्ट की है कि एक तो या तो दवा पे जीएसटी रखी ना जाए, क्योंकि ये अति आवश्यक वस्तु है, मजबूरी में ही कोई नागरिक दवा खरीदता है, तो इसे जीएसटी से मुक्त रखना चाहिए। अगर लगाना ही है तो कम से कम एक बेयर मिनिमम जीएसटी टैक्स जो स्लैब है 5% में सारी दवाओं को इंक्लूड कर देना चाहिए। कुछ और वर्ग के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बजट से क्या उम्मीदें हैं, गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें लगा रखे हैं, बताइए। सर, मैं आम आदमी हूँ। जहाँ तक रेलवे की बात है, मेरा सोचना है यदि किसी क्षेत्र का विकास करना हो तो वहाँ पर यातायात की व्यवस्था कर दीजिए। यदि बस्तर में आप रेलवे की सुविधा दे देते हैं तो निश्चित रूप से बहुत हद तक नौकरी समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि जब रेल होगा तो लोगों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ेगी और लोग आएंगे ना जाएंगे तो नई संस्कृति होगी। दूसरी बात ये बजट में होना चाहिए कि गांव का रामलाल, चमेली बाई, खुरबारीन बाई को तेल, नमक, गुड़, शक्कर आप कितने में दे सकते हैं। हमारी वित्त मंत्री जी बोलती है मैं चाय नहीं पीती। भाई आप कुछ खाओ कुछ मत पियो। आप तो देखो आपके जो काम वाली जो आ रही ना रुखमनी, उसके यहाँ चावल है कि नहीं है। और जहाँ तक अभी मैडम ने कहा है, पॉलिसी बहुत बनती सर, नीति ठीक है, नियत साफ होनी चाहिए। और नियत साफ जब ही होगी जब आप यथार्थ सोचेंगे। आप बजट में वहाँ बैठ के ताली बजवा देते हैं, विपक्ष के लोग समर्थन करते हैं, विपक्ष के लोग विरोध करते हैं और पक्ष लोग समर्थन करते हैं, बजट पास हो जाता है। और 4 साल में माननीय मोदी जी, मैं सम्मान करता हूँ उनका, पर वो सिर्फ लफाजी किए हैं। आम जनता तक कोई नुकसान, कोई फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ महंगाई से लोग त्रस्त हैं। और वो बोलते थे कि अब महंगाई से लोग त्रस्त हैं। आपसे कमेंट लूंगा, क्या सोच रहे हैं बजट को लेकर, क्या उम्मीदें हैं? सबसे पहले तो सरकार को जो मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए। आज एक जैसे आटे का बोलोगे यहाँ रायपुर में अलग रेट है तो दूसरी जगह अलग रेट है, तो उस सारे रेटों को एक करना चाहिए, मतलब वो एकरूपता होना चाहिए। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी हर वस्तु जो उनको आवश्यकता की है उस पर रेट कम होना चाहिए। सरकार को उस पर टैक्स कम लगाना चाहिए। जीएसटी का जो आज भार लोगों पर पड़ रहा है उसको कम करना चाहिए। सरकार को सामान्य लोगों के लिए ही सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए बजट में।
चलिए, तमाम सेक्टर के लोगों से जुड़े हुए लोगों से हमने बात की है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ट्रांसपोर्टेशन की बात हो, ट्रैवल टूरिज्म की बात हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात हो, रियल एस्टेट सेक्टर्स की बात हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत रूप प्रदान करने वाले कृषि सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री यानी एमएसएमई सेक्टर की बात कर लें, ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे बात की, तो सबका ये कहना है कि प्राइसिंग पे गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस करना होगा और खासकर इनकम टैक्स स्लैब को लेकर लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, ऐसा मानना है। साथ ही साथ गवर्नमेंट को खुद के इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करना होगा, जिससे रोजगार बढ़ सके, और जब पैसा गवर्नमेंट लगाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, तो कहीं ना कहीं उसका रेवेन्यू जनरेट होगा और उसका अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी कुछ असर पड़ेगा। हाँ, और क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं और इसीलिए लोगों को ज़्यादा उम्मीदें हैं कि शायद गवर्नमेंट इस बार ज़्यादा उनका पिटारा खोले और लोगों की जो डिमांड्स है उस पर फुलफिल करे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।